हेलो दोस्तों। अक्सर हम पूरी जिंदगी एक ऐसी रेस में भागते रहते हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि एक बड़ी गाड़ी, एक आलीशान घर और बैंक बैलेंस में कुछ बड़े हुए जीरो हमें वो इज्जत और सुकून देंगे जिसके हम हकदार हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कभी कभी खुद को गरीब क्यों महसूस करते हैं? अजय और वरुण, दो ऐसे दोस्त जिनकी जेब की हालत अलग थी लेकिन समस्या एक जैसी थी। आज की ये कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि उन रातों के बारे में है जब आप पैसों की चिंता में सो नहीं पाते। ये कहानी है उस डर की जो हमें बचत करने से रोकता है और उस लालच की जो हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल गणित का हिसाब नहीं, हमारे इमोशंस का आईना है। हम आजादी चाहते हैं पर किस्तों के जाल में फंस जाते हैं। हम सम्मान चाहते हैं पर महंगी चीजों के पीछे छिप जाते हैं। आज की इस बातचीत में हम केवल ये नहीं सीखेंगे कि अमीर कैसे बनना है, बल्कि ये समझेंगे कि उस अमीरी के साथ शांति और आजादी कैसे घर लानी है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो आपकी तिजोरी में है, बल्कि वो है जो आपको अपने समय का मालिक बनाती है। चलिए पैसे के पीछे के इंसान को समझते हैं। शहर की एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर रिमझिम बारिश के बीच अजय और वरुण बैठे थे। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर है, जबकि वरुण ने हाल ही में अपनी पुश्तैनी दुकान संभाली है। बातों बातों में जिक्र शेयर बाजार की गिरावट का छिड़ गया। वरुण ने चिढ़ते हुए कहा, यार अजय, तू अभी भी इंडेक्स फंड और सरकारी बॉन्ड में ही अटका है। थोड़ा रिस्क ले, वरना रिटायरमेंट तक बस दाल रोटी ही जुटा पाएगा। इस दौर में तेरी ये सावधानी मुझे पागलपन लगती है। अजय मुस्कुराया, उसने अपनी सिगरेट का धुआं छोड़ा और बोला, वरुण, तुझे याद है 2008 की मंदी? मेरे पिता की सारी जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई थी और हमें कॉलेज की फीस भरने के लिए घर बेचना पड़ा था। तुझे ये पागलपन लग सकता है, लेकिन मेरे लिए पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, रातों की नींद है। सच तो ये है कि कोई भी पागल नहीं है, हम बस अलग अलग दौर में पले बड़े हैं। जिन लोगों ने शेयर बाजार की तेजी देखी है वे इसे मौका मानते हैं, और जिन्होंने मेरी तरह बर्बादी देखी है वे इसे खतरा मानते हैं। वरुण की चुप्पी अजय को और बोलने का मौका दे गई। उसने आगे कहा, हमारा दिमाग अर्थशास्त्र की किताबों से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों की ठोकरों से चलता है। तूने हमेशा बिजनेस में मुनाफा देखा है, इसलिए तेरा नजरिया निडर है। मेरा नजरिया डर से पैदा हुआ है। हम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी की कहानियों के हिसाब से निवेश कर रहे हैं। वरुण ने चाय का खाली कप रखते हुए कहा, शायद तू सही कह रहा है। हम अक्सर दूसरों के पोर्टफोलियो को जज करते हैं, बिना ये जाने कि उनके अतीत ने उन्हें क्या सिखाया है। तभी वरुण ने अपने फोन पर एक खबर दिखाई। एक मशहूर युवा निवेशक ने दिवालिया होने की घोषणा की थी। वरुण बोला, इसे देख, 2 साल पहले इसे इन्वेस्टमेंट गुरु कहा जाता था, आज सब इसे मूर्ख कह रहे हैं। अजय ने गंभीर होते हुए जवाब दिया, यही तो भाग्य और जोखिम का बारीक अंतर है। जब वह करोड़पति बना, तब शायद उसकी मेहनत के साथ साथ भाग्य का एक बड़ा हाथ था जिसने उसे सही समय पर सही जगह रखा। आज जब वह नीचे गिरा है, तो शायद यह सिर्फ एक गलत फैसला नहीं, बल्कि उस जोखिम का हिस्सा है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम अक्सर सफल इंसान को भगवान और असफल को बेवकूफ मान लेते हैं, जबकि दोनों ही मामलों में अदृश्य ताकतों का हाथ होता है। अजय ने वरुण के कंधे पर हाथ रखा और बात को गहराई दी। दिक्कत यह है कि हम सफलता और विफलता को बहुत निजी तौर पर ले लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि दुनिया बहुत जटिल है। अगर तू सफल है, तो यह मान लेना कि सब कुछ तेरी मेहनत का नतीजा है, तुझे अहंकारी बना देगा। और अगर तू विफल है, तो यह मान लेना कि सब तेरी गलती है, तुझे अवसाद में डाल देगा। असली समझदारी यह पहचानने में है कि भाग्य और जोखिम दोनों सगे भाई है, जो हमेशा हमारे फैसलों के साथ चलते हैं।
वरुण अब खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि निवेश केवल गणित नहीं, बल्कि खुद के स्वभाव और दुनिया की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने का नाम है। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि न तो मैं उतना स्मार्ट हूं जितना मैं सोचता हूं, और नहीं तू उतना डरा हुआ जितना मैं समझता था। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उस शाम पैसे के पीछे का मनोविज्ञान उन्हें समझ आ चुका था। कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब अजय और वरुण की बातचीत अध्याय 3 कभी भी पर्याप्त नहीं और अध्याय 4 कंपाउंडिंग की गहराई में उतरती है। वरुण ने अपनी सिगरेट बुझाई और थोड़े गहरे लहजे में बोला, पर अजय, एक बात बता, जब पैसा आने लगता है तो मन रुकता क्यों नहीं? पिछले साल मेरा बिजनेस बढ़िया चला, मैंने नई गाड़ी ली, फिर भी मुझे लगा कि काश एक बड़ा घर भी होता। मेरे पड़ोस वाले खन्ना जी को देख, करोड़ों का टर्नओवर था, पर ज्यादा के लालच में उन्होंने ऐसी जगह दाव खेला कि अब बैंक वाले चक्कर काट रहे हैं। अजय ने सिर हिलाया और कहा, यही तो अध्याय 3 की सीख है। अमीर होना और अमीर बने रहना दो अलग चीजें हैं। खन्ना जी के पास सब कुछ था, लेकिन वे पर्याप्त की रेखा पहचान नहीं पाए। जब आप अपनी साख, अपनी आजादी और अपने परिवार को दांव पर लगा देते हो सिर्फ उस थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अजय ने वरुण की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ाया, लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने के चक्कर में गोलपोस्ट को आगे खिसकाते रहते हैं। जैसे ही तुम एक मुकाम पर पहुंचते हो, तुम्हें दूसरा मुकाम दिखने लगता है। लेकिन जो अपनी सीमा नहीं जानता, वो अंत में सब कुछ खो देता है। असली दौलत वो है जिसे आप खोने का जोखिम न उठा सकें। वरुण को खन्ना जी की मायूस शक्ल याद आ गई और उसे समझ आया कि संतुष्टि कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हथियार है। बात को थोड़ा हल्का करने के लिए अजय ने वरुण के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अच्छा, ये बता, तूने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। तुझे क्या लगता है, उनकी इतनी बड़ी संपत्ति का राज क्या है? वरुण तुरंत बोला, भाई, वो जीनियस है, उन्हें पता है कौन सा स्टॉक कब खरीदना है। अजय हंसकर बोला, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। बफेट की 90% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। उनकी असली ताकत स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग को वक्त देना था। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया था और आज 90 के पार भी रुके नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? हम 5 साल में पैसा डबल करना चाहते हैं, और जब नहीं होता तो खेल छोड़ देते हैं। अजय ने छत की रेलिंग पर हाथ रखते हुए समझाया, कंपाउंडिंग किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से बीज की तरह है जो धीरे धीरे बरगद बनता है। इसे समझने के लिए गणित से ज्यादा सब्र की जरूरत है। अगर तू हर साल सिर्फ 10 से 12% रिटर्न भी लेता रहे और उसे 20 से 30 साल तक नहीं छुए, तो वो रकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग बीच में ही ब्रेक मार देते हैं। कंपाउंडिंग का पहला नियम है, उसे कभी भी बिना वजह डिस्टर्ब मत करो। वरुण अब अजय की बातों को बड़े ध्यान से प्रोसेस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि जहां वो रातों रात अमीर बनने की रेस में भाग रहा था, वहीं अजय उस शांत समुद्र की तरह था जो जानता था कि लहरें भले ही धीरे उठ रही हों, पर समय के साथ वे बहुत ऊंची जाएगी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन वरुण के दिमाग में विचारों का सैलाब शुरू हो गया था। उसे समझ आ गया था कि पैसा कमाना सिर्फ एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना और वक्त देना एक साधना है। अजय और वरुण की यह बातचीत अब और भी गंभीर मोड़ लेने लगी थी। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन छत की गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच पैसों के मनोविज्ञान का पाठ जारी था। वरुण ने एक लंबी सांस ली और बोला, यार अजय, तूने कंपाउंडिंग की बात तो कह दी, पर सच बताओ, डर लगता है। पिछले महीने जब मार्केट गिरा, तो लगा कि कहीं मेरा सब कुछ डूब न जाए। कई लोग तो रातों रात राजा से रंग बन गए। अजय ने मुस्कुराते हुए वरुण की ओर देखा और कहा, यही तो अध्याय 5 की सबसे बड़ी सीख है, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। देख वरुण, अमीर बनने के लिए तुझे रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और खुद को बाहर झोंकना पड़ता है।
लेकिन अमीर बने रहने के लिए तुझे इसके ठीक उलट डर की जरूरत होती है। तुझे थोड़ा मितव्ययी होना पड़ता है और यह स्वीकार करना पड़ता है कि जो तूने कमाया है वो कल जा भी सकता है। पैसा कमाना एक अलग टैलेंट है, लेकिन उसे बचाए रखना एक अलग अनुशासन। अजय ने बात जारी रखते हुए कहा, पूंजीवाद बहुत सख्त है। यह उन लोगों को इनाम देता है जो रिस्क लेते हैं, लेकिन उन लोगों को तुरंत बाहर कर देता है जो लापरवाह हो जाते हैं। तुझे सर्वाइवल माइंड सेट रखना होगा। इसका मतलब है, इतना रिस्क कभी मत लेना कि तू खेल से ही बाहर हो जाए। अगर तू टिका रहेगा, तभी तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी। याद रख, सबसे बड़ा रिटर्न वही है जो तू लंबे समय तक बिना रुके कमा सके। वरुण ने सिर खुजलाते हुए पूछा, पर अजय, क्या हर फैसला सही होना जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर मेरा एक भी इन्वेस्टमेंट गलत गया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। अजय जोर से हंसा और बोला, यही तो अध्याय 6 का सबसे बड़ा राज है, पूछ आप जीतते हैं। तुझे क्या लगता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सारे फैसले सही होते हैं? बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि उनके 90% फैसले औसत होते हैं या उनमें नुकसान होता है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो की पूछ, यानी वो 2 से 4% फैसले जो बहुत बड़े हिट साबित होते हैं, वही उनकी पूरी दौलत बनाते हैं। जैसे एक फिल्म स्टूडियो 20 फिल्में बनाता है, 18 फ्लॉप होती है, पर एक पठान या बाहुबली उनके पिछले सारे नुकसान भर देती है और उन्हें मालामाल कर देती है। अजय ने वरुण को समझाते हुए कहा, इन्वेस्टिंग में तू आधा समय गलत हो सकता है, फिर भी बहुत सारा पैसा बना सकता है। बस शर्त यह है कि जब तू गलत हो तो तेरा नुकसान छोटा हो, और जब तू सही हो तो तू उस जीत पर टिका रहे। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी हार को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें बस कुछ ही बड़े छक्के चाहिए होते हैं। सारा खेल उन चंद पूछ वाली घटनाओं का ही है। वरुण के चेहरे पर अब एक राहत वाली मुस्कान थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस टिके रहने और सही मौकों का इंतजार करने की जरूरत है। छत से नीचे उतरते वक्त वरुण ने कहा, आज समझ आया कि पैसा सिर्फ जेब में नहीं, पहले दिमाग में बढ़ता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अजय और वरुण अब सड़क किनारे टहलने लगे। तभी एक चमकदार, शोर करती हुई स्पोर्ट्स कार उनके बगल से तेजी से गुजरी। वरुण की आंखें चमक उठी, भाई, क्या मशीन है! इसे चलाने वाले की लाइफ कितनी सेट होगी ना, लोग उसे कितना इज्जत देते होंगे। अजय रुका और वरुण की आंखों में देखकर मुस्कुराया। यहीं से शुरू हुई अध्याय 7 और 8 की चर्चा। अजय ने वरुण को एक बेंच पर बैठने का इशारा किया और बोला, वरुण, तूने उस कार को देखा और सोचा कि चलाने वाला कितना कूल होगा, लेकिन सच तो ये है कि तूने उस ड्राइवर की तरफ देखा ही नहीं, तू सिर्फ उस कार को देख रहा था और खुद को उसकी जगह इमेजिन कर रहा था। इसी को कहते हैं कार में सवार आदमी का विरोधाभास। लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे उन्हें देखकर प्रभावित हों और उन्हें इज्जत दें, पर विडंबना ये है कि दूसरे लोग आपको नहीं, बल्कि आपकी उस चीज को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये मेरे पास होती तो लोग मुझे कूल समझते। कोई भी आपकी संपत्ति से आपको उतनी इज्जत नहीं देता जितनी आप उम्मीद करते हैं। वरुण को लगा जैसे अजय ने उसकी सोच पर आईना रख दिया हो। वह धीरे से बोला, तो फिर लोग इतना खर्च क्यों करते हैं? अजय ने समझाया, क्योंकि हम अमीरी दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। और यहीं आता है अध्याय 7, स्वतंत्रता। देख भाई, पैसे का सबसे बड़ा उपयोग यह नहीं है कि तू महंगी चीजें खरीदे, बल्कि यह है कि तू अपने समय पर अपना हक पा सके। सुबह उठकर तू यह कह सके कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। यही दुनिया का सबसे बड़ा डिविडेंड है। अजय ने बात को और गहराई दी, अगर तेरे पास बैंक में इतना पैसा है कि तू अपनी नापसंद की नौकरी छोड़ सके या किसी बीमारी के वक्त बिना तनाव के इलाज करा सके, तो तू उस स्पोर्ट्स कार वाले से कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि तूने अपने समय की आजादी खरीदी है।
जो लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वे अक्सर अपने समय की आज़ादी को गिरवी रख देते हैं। वे ऐसी नौकरियों या व्यापार में फंस जाते हैं जिसे वे नफरत करते हैं, सिर्फ उन किस्तों को चुकाने के लिए जो उन्होंने दूसरों को प्रभावित करने के लिए ली थीं। वरुण अब चुपचाप सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा पैसे को सामान से जोड़ा था, कभी आज़ादी से नहीं। अजय ने बात खत्म करते हुए कहा, याद रख वरुण, विनम्रता और दया तुझे उस कार से कहीं ज्यादा इज्जत दिलाएगी, और बैंक बैलेंस तुझे वो ताकत देगा कि तू अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख सके, न कि कोई बॉस या कर्ज देने वाला। अजय और वरुण की पैदल सैर अब शहर के पॉश इलाके की ओर मुड़ गई थी, जहां शानदार बंगले और ऊंची दीवारें थीं। वरुण एक आलीशान घर को निहारते हुए बोला, यार अजय, कभी कभी लगता है कि हम कितनी भी बचत कर लें, इन लोगों जैसा स्टेटस पाना नामुमकिन है। देख कितनी दौलत बरस रही है यहाँ। अजय एक पल के लिए रुका और फिर एक ऐसी बात कही जिसने वरुण की सोच की बुनियादी परतें हिला दीं। अजय ने उस बंगले की ओर इशारा करते हुए कहा, वरुण, तू जो देख रहा है वह अमीरी है, यानी कि वो पैसा जो खर्च कर दिया गया। लेकिन अध्याय 9 हमें सिखाता है कि दौलत वह है जो आप नहीं देखते। जो महंगी गाड़ियां गैरेज में खड़ी है या जो पार्टियां यहां हो रही है, वो दरअसल उस पैसे का सबूत है जो अब उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे खर्च कर दिया। असली दौलत वह पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं हुआ। वह उन निवेशों में है, उन शेयर्स में है और उन बैंक खातों में है जिन्हें दुनिया नहीं देख सकती। हम अक्सर दूसरों के खर्चों को देखकर उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाते हैं, जबकि संपत्ति तो वह है जो खर्च करने के विकल्प को बचाकर रखती है। वरुण ने चौंक कर पूछा, मतलब तू कह रहा है कि जो हमें दिख रहा है वो असल में कम भी हो सकता है? अजय ने जवाब दिया, बिल्कुल। कई लोग अमीर दिखने के चक्कर में कर्ज में डूबे होते हैं, जबकि एक साधारण दिखने वाला आदमी करोड़पति हो सकता है। अमीर बनना आसान है, बस खर्च करो, लेकिन वेल्दी बने रहना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। वरुण ने सिर हिलाया, बात तो सही है, पर इतनी बचत करने के लिए कोई बड़ा मकसद या बड़ा बिजनेस भी तो चाहिए। यहीं से अजय ने अध्याय 10 पैसे बचाओ की बात छेड़ी। उसने कहा, यही हम सबकी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि बचत तभी करनी चाहिए जब हमें कोई घर खरीदना हो या गाड़ी लेनी हो। लेकिन सच तो ये है कि तुझे बचत करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। तुझे बस इसलिए बचत करनी चाहिए क्योंकि दुनिया अनिश्चित है। अजय ने आगे समझाया, बचत करना दरअसल तेरी कमाई और तेरे अहंकार के बीच का अंतर है। अगर तू अपनी जरूरतें कम रखेगा और अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएगा, तो तू कम कमाकर भी ज्यादा वेल्थ बना सकता है। यह बचत तुझे भविष्य में वो अदृश्य मौका देगी जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद कल तुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या अचानक नौकरी छोड़नी पड़े, तब यही बिना वजह की गई बचत तेरी ढाल बनेगी। बचत तुझे समय खरीदने की ताकत देती है, और समय ही सबसे कीमती चीज है। वरुण अब समझ रहा था कि बचत कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए खुद को दी गई एक आजादी है। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मतलब अगली बार जब मैं कुछ खरीदने की सोचूं तो मुझे खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं ये दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं या खुद की आजादी के लिए। अजय ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तू ट्रैक पर आ रहा है मेरे भाई। दोनों दोस्त अब शहर के एक शांत पार्क के किनारे बेंच पर बैठ गए। रात गहरी हो रही थी और वरुण का दिमाग अब तक की बातों को समेटने में लगा था। तभी वरुण ने एक वाजिब सवाल किया, अजय, तूने जितनी भी बातें बताई वो सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सच में कोई हर वक्त इतना अनुशासन में रह सकता है? इंसान है भाई, कभी कभी तो दिल की सुनने का मन करता है। अजय ने मुस्कुराते हुए अध्याय 11 एवं 12 की बात छेड़ी। अजय ने कहा, देख वरुण, यहीं हम सब फंसते हैं। अध्याय 11 कहता है कि निवेश में पूरी तरह से तर्कसंगत होने के बजाय थोड़ा समझदार होना बेहतर है।
एक रोबोट की तरह सिर्फ गणित और डेटा को फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि हम भावनाओं वाले इंसान हैं। मान ले, गणित कहता है कि तुझे सारा पैसा स्टॉक्स में डालना चाहिए क्योंकि वहां ज्यादा रिटर्न है, लेकिन अगर उस वजह से तुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो वो फैसला तर्कसंगत तो है पर समझदार नहीं। निवेश की सबसे अच्छी रणनीति वो है जो तुझे रात को चैन की नींद सोने दे, भले ही उसमें 1 या 2% रिटर्न कम मिले। अगर तू अपनी योजना के साथ लंबे समय तक टिका रह सकता है, तो वही तेरे लिए सबसे बेहतरीन है। वरुण को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि उसे हर वक्त परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा, चल ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इतिहास को देखूं और पिछले 20 सालों के मार्केट डेटा को समझ लूं, तो क्या मैं आगे आने वाली मुसीबतों से बच सकता हूं? अजय के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। उसने कहा, यही हम मात खा जाते हैं। अध्याय 12 आश्चर्य। हम सोचते हैं कि जो पहले हुआ वही आगे होगा, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े बदलाव वो होते हैं जिनकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी, जैसे 2008 की मंदी या 2020 का कोविड। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि कल क्या होगा, बल्कि यह सिखाता है कि भविष्य में ऐसी अनहोनी होगी जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जो लोग सिर्फ पुराने चार्ट और डेटा के भरोसे भविष्य का दांव खेलते हैं, वे अक्सर इन ब्लैक स्वान घटनाओं में डूब जाते हैं। अजय ने बात को समेटते हुए कहा, हमें इतिहास को एक मैप की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखना चाहिए। यह याद रख कि दुनिया बदलती रहती है, और जो नियम पहले काम करते थे, जरूरी नहीं कि वो आज भी करें। इसलिए अपनी योजना में हमेशा कुछ ऐसी जगह छोड़ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो कभी नहीं हुआ, तो भी तू खड़ा रहे। वरुण ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आया कि पैसा संभालना सिर्फ पुराने डेटा को रखना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझना और अनिश्चितता को स्वीकार करना है। उसने कहा, मतलब मुझे अपनी लाइफ की बैलेंस शीट में थोड़ा पागलपन और थोड़ा अनहोनी का डर दोनों की जगह रखनी पड़ेगी। अजय ने हाथ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी को असल समझदारी कहते हैं। पार्क में सन्नाटा बढ़ गया था। वरुण अब अपनी लाइफ की प्लानिंग को लेकर थोड़ा गंभीर दिख रहा था। उसने अजय से पूछा, यार अजय, तू कह रहा है कि भविष्य में ऐसी चीजें होंगी जो कभी हुई ही नहीं, तो फिर प्लान बनाने का फायदा ही क्या? अगर सब कुछ अनिश्चित है, तो मेरा पूरा प्लान तो कभी भी फेल हो सकता है। अजय ने वरुण के मोबाइल की तरफ इशारा किया, जिस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ था। अजय बोला, तूने इस फोन पर कवर और ग्लास क्यों लगाया है? तुझे पता तो नहीं कि ये कब गिरेगा, पर तुझे पता है कि ये गिर सकता है। यही है अध्याय 13 गलती की गुंजाइश। फाइनेंस की भाषा में इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अपना प्लान ऐसा बना कि अगर तेरा रिटर्न तेरी उम्मीद से 20% कम भी रहे, या तुझे अपनी नौकरी से कुछ महीनों का ब्रेक लेना पड़े, तो भी तेरा प्लान फेल न हो। लोग अक्सर परफेक्ट प्लान बनाते हैं, जहां सब कुछ सही होने पर ही वे जीतते हैं। लेकिन समझदार वो है जो अपने प्लान में गलती की जगह छोड़ता है। याद रख, सबसे बड़ा रिस्क वो है जिसे तूने अपने प्लान में शामिल ही नहीं किया। वरुण ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया और फिर रुककर बोला, पता है अजय, कभी कभी मुझे डर लगता है कि आज मैं जिस लाइफस्टाइल के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, शायद 10 साल बाद मुझे वो चाहिए ही न हो। क्या पता तब मेरी प्राथमिकताएं बदल जाए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तूने अध्याय 14 की रग पकड़ ली है, आप बदल जाएंगे। इसे साइकोलॉजी में एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हमें लगता है कि आज हम जो है वही हमेशा रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि 18 साल की उम्र में जो हमें कूल लगता है, 30 की उम्र में वो बेवकूफ़ी लगती है। आज तू शायद बहुत पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करना चाहता है, पर हो सकता है 45 की उम्र में तुझे सिर्फ शांति और परिवार के साथ वक्त चाहिए हो। इसलिए कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अंतिम फैसले मत ले। न तो इतना कंजूस बन कि आज की लाइफ खराब हो जाए, और नहीं इतना खर्च कर कि बुढ़ापा मुश्किल हो जाए। बीच का रास्ता चुन, क्योंकि तू आज जो है वो कल नहीं रहेगा। अजय ने बात आगे बढ़ाई,
जो लोग आज बहुत कड़े फैसले लेते हैं उन्हें बाद में सबसे ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि वे बदलते वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाते। अपने निवेश और अपने लक्ष्यों को लचीला रख। यह मानकर चल कि तेरे शौक, तेरी जरूरतें और तेरा नजरिया बदलेगा। वरुण को अब एक बड़ी राहत महसूस हुई। उसे समझ आया कि फाइनेंस सिर्फ फिक्स्ड नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह खुद को बदलते हुए देखने और उस बदलाव के लिए तैयार रहने का नाम है। उसने अपनी बेंच से उठते हुए कहा, मतलब मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जो मेरे आज को भी संभाले और मेरे कल के अनजान वजन को भी। अजय ने जवाब दिया, बिल्कुल, और यही सबसे टिकाऊ रणनीति है। पार्क से निकलकर अजय और वरुण अब अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। शहर की लाइटें चमक रही थीं। वरुण ने अपने फोन पर स्टॉक मार्केट का ऐप खोलकर देखा और थोड़ा परेशान होकर बोला, देख अजय, कल मैंने जिस शेयर में पैसे लगाए थे वो आज 5% नीचे गिर गया। मन कर रहा है अभी बेचकर बाहर निकल जाऊं। ये मार्केट हर दिन शांति छीन लेता है। अजय सड़क पार करते हुए रुका और वरुण को एक बहुत जरूरी सबक दिया। अजय ने कहा, देख वरुण, अध्याय 15 कहता है कि कुछ भी मुफ्त नहीं है। तू इसे मार्केट का नुकसान देख रहा है, जबकि तुझे इसे मार्केट की फीस की तरह देखना चाहिए। जब तू कार पार्क करता है तो पार्किंग की फीस देता है न, तू उसे जुर्माना तो नहीं मानता। वैसे ही शेयर बाजार में लंबे समय का रिटर्न पाने के लिए तुझे अनिश्चितता और डर की फीस चुकानी पड़ती है। लोग इस फीस से बचने के चक्कर में अक्सर गलत समय पर भाग जाते हैं। याद रख, निवेश में कोई भी रिटर्न बिना किसी मानसिक कीमत के नहीं मिलता। अगर तू बड़ी वेल्थ चाहता है तो ये उतार चढ़ाव उस सफलता की टिकट का दाम है। वरुण ने गहरी सांस ली, बात तो सही है, पर जब मैं देखता हूं कि मेरे बाकी दोस्त इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन से एक ही दिन में मोटा पैसा बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ही पीछे छूट रहा हूं। वो सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? अजय अपनी कार के पास पहुंच गया था। उसने मुड़कर वरुण की आंखों में देखा और अध्याय 16, आप और मैं के बारे में बताया। उसने कहा, यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग डूबते हैं। तू उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है जिनका खेल तुझसे बिल्कुल अलग है। वो ट्रेडर है, उनका लक्ष्य आज का मुनाफा है। तू इन्वेस्टर है, तेरा लक्ष्य अगले 20 साल की सुरक्षा है। एक 100 मीटर के धावक और एक मैराथन धावक के नियम अलग अलग होते हैं। अगर तू मैराथन के बीच में 100 मीटर वाले की तरह भागने लगेगा तो तू थक कर गिर जाएगा। अजय ने बात को और स्पष्ट किया, अक्सर हम दूसरों की देखा-देखी गलत निवेश कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, जबकि सच ये है कि उनका नजरिया, उनकी रिस्क लेने की क्षमता और उनके लक्ष्य तुझसे अलग है। कभी भी किसी ऐसे इंसान से वित्तीय सलाह या प्रेरणा मत ले जिसका गेम प्लान तुझसे मेल नहीं खाता हो। तू अपना खेल खेलो, उनकी नकल मत करो। वरुण को अब अपनी गलती साफ दिख रही थी। उसे समझ आया कि बाजार की गिरावट कोई सजा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, और दूसरों के मुनाफे को देखकर अपना रास्ता बदलना खुद के साथ नाइंसाफी है। उसने मुस्कुराकर कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे बस अपनी टिकट की फीस भरनी है और अपनी ही रेस में दौड़ना है। अजय ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, बिल्कुल, और जब तू अपनी रेस पर फोकस करेगा तभी तू फिनिश लाइन तक पहुंचेगा। कार स्टार्ट करने से पहले अजय और वरुण खिड़की के सहारे खड़े होकर शहर की रोशनियों को देख रहे थे। वरुण ने एक गहरी सांस ली और बोला, यार अजय, आज की बातों से लग तो रहा है कि सब मुमकिन है, पर जब टीवी चालू करो या अखबार पढ़ो तो हर तरफ बस बर्बादी की खबरें दिखती है। कोई कहता है मंदी आएगी, कोई कहता है मार्केट क्रैश होगा। सच कहूं तो डर लगता है कि कहीं सब खत्म न हो जाए। अजय ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए अध्याय 17 और 18 की बात छेड़ी। अजय बोला, देख वरुण, अध्याय 17 हमें एक बहुत बड़ी इंसानी कमजोरी के बारे में बताता है, निराशावाद का आकर्षण। अगर मैं तुझसे कहूं कि कल शेयर बाजार 20% बढ़ेगा तो तू शायद ही मेरी बात पर यकीन करे।
लेकिन अगर मैं कहूं कि कल मार्केट क्रैश होगा और तेरी आधी संपत्ति डूब जाएगी, तो तू अपनी सारी नींद छोड़कर मेरी बात सुनेगा। निराशावाद हमें बुद्धिमान और सावधान लगता है, जबकि आशावाद अक्सर मूर्खता जैसा दिखता है। पर इतिहास उठाकर देख, दुनिया ने हमेशा तरक्की की है। निराशावाद छोटी अवधि में बिकता है, लेकिन दौलत हमेशा लंबे समय के आशावाद से ही बनती है। डर की बातें सुनकर लोग तुझे समझदार समझेंगे, पर पैसा तू तभी बनाएगा जब तू इस शोर के बीच टिके रहने का हौसला रखेगा। वरुण ने सिर हिलाया, बात तो सही है, नेगेटिव खबरें ज्यादा स्मार्ट लगती है। पर अजय, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इतनी यकीन के साथ भविष्यवाणियां कैसे कर लेते हैं? अजय ने हंसकर जवाब दिया, यही आता है अध्याय 18, जब आप किसी भी बात पर विश्वास करेंगे। हम इंसान ऐसी कहानियों के भूखे होते हैं जो दुनिया की पेचीदगियों को आसान बना दें। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि कल क्या होगा, ताकि हमें नियंत्रण का एहसास हो। इसे कहानियों का भ्रम कहते हैं। हम उन कहानियों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं जिन्हें हम सच होते देखना चाहते हैं। सच तो ये है कि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम खुद को तसल्ली देने के लिए किसी भी गुरु की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। याद रख, निवेश में सबसे खतरनाक चीज वो है जो तू निश्चित तौर पर जानता है, लेकिन जो सच नहीं है। अब बात आखिरी पड़ाव पर थी। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और अध्याय 19 और 20 का सारांश देते हुए बात खत्म की। वरुण, इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, पैसा प्रबंधन गणित से ज्यादा अनुशासन और स्वभाव का खेल है। अपनी जरूरतों को कम रख, भाग्य की भूमिका को स्वीकार कर और समय को अपना काम करने दे। और अंत में अध्याय 20 में लेखक अपनी बात कहता है कि हर किसी का सही अलग होता है। मेरा तरीका शायद तेरे लिए काम नहीं करे और तेरा मेरे लिए नहीं। लेखक खुद अपना घर लोन फ्री रखना पसंद करता है, भले ही गणित कहे कि लोन लेकर निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे उसे मानसिक शांति मिलती है। अजय ने वरुण को घर के बाहर ड्रॉप किया और चलते चलते कहा, पैसे का असली मनोविज्ञान बस इतना ही है वरुण, ऐसी प्लानिंग कर जो तुझे रात को चैन की नींद दे और तुझे अपनी जिंदगी का मालिक बनाए। वरुण अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अब हल्का महसूस कर रहा था। उसके हाथ में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, पर उसके पास एक नया नजरिया था। उसे समझ आ गया था कि अमीर होना एक नंबर है, लेकिन वेल्दी होना एक जीने का तरीका। तो दोस्तों, अजय और वरुण की इस बातचीत से आज हमने यह जाना कि पैसा केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारे फैसलों और स्वभाव का नतीजा है। मॉर्गन हॉसल की यह किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया की कोई भी लग्जरी उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो अपने समय पर अपना हक होने से मिलता है। अमीर बनने की इस रेस में खुद को इतना मत खो देना कि आप यह भूल जाए कि आपने दौड़ना शुरू क्यों किया था। याद रखिए, आपकी असली दौलत वो है जो तब भी आपके पास रहती है जब दुनिया की चमक-धमक फीकी पड़ जाती है। अब सवाल आपके लिए है, आप अपनी आजादी की कीमत क्या तय करेंगे? दूसरों को दिखाने वाली अमीरी या खुद को सुकून देने वाली दौलत? कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप असल में वेल्दी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने समय के मालिक बनिए, पैसों के गुलाम नहीं। धन्यवाद।